पर्सनल समस्याओं के लिए आप इनके मोबाइल नंबर ले लें, फिर बाद में आप इनसे बात करके अपने हित में कार्रवाई कर सकते हैं। आप सबका स्वागत करते हुए मैं दीपेन जी से कहूंगा कि वे आए और कंपनी लॉ के बारे से शुरू करें, उसके बाद जीएसटी का मैटर होगा गौरव जी के और अर्पित जी से, और फिर जो है दोबारा इनकम टैक्स के बारे में दीपेन जी जानकारी। तो मैं दीपेन जी से कहूंगा कंपनी लॉ से शुरू करते हैं। थैंक यू राजेश गोयल जी। आज आपने ये बहुत सुंदर वेबिनार रखा है जिसमें कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया के सारे सम्मानित सदस्यगण हैं, और कोविड-19 की शायद एक ये बहुत बड़ी देन रही है कि अब हम वेबिनार जूम मीटिंग के द्वारा अपने ऑफिस में या अपने कोल्ड स्टोरेजेस पे बैठे हुए ज्वाइन कर सकते हैं कहीं से भी। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस एडवर्सिटी में हम सबको। आज देखिए ना, आज के टाइम में हम पूरे हिंदुस्तान में लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने कहा कि जो कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट्स आए हैं या कोविड-19 के चलते कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट ने कुछ रियायतें दी हैं, उसके बारे में मैं संक्षेप में यहाँ सम्मान्य सदस्यों को अवगत करा दूं। उससे पहले मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरे को आज यहाँ इनवाइट किया कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए, बिकॉज मेरा मानना है कि नॉलेज ऐसी चीज है जो शेयर करने से बढ़ती है। आपकी वेल्थ हो सकता है शेयर करने से कम हो जाए, और चीजें कम हो जाए, बट नॉलेज एक ऐसी चीज है जो शेयर करने से बढ़ती है। तो उसी क्रम में मैं आगे ये बताना चाहूंगा कि कंपनीज एक्ट में भी कुछ कोविड-19 और गवर्नमेंट ने सिंप्लीफिकेशंस किए हैं। सबसे पहले मार्च 2020 में कंपनीज में अमेंडमेंट एक्ट आए, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत दीपेन जी वो अर्पित मित्तल जी ज्वाइन कर गए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अर्पित मित्तल जी जयपुर के हमारे सीए हैं और जिन्होंने जीएसटी में फेडरेशन के लिए और सबके लिए जो है बहुत अच्छा काम करते हुए काफी रियायतें लाए थे। दो गाड़ी पहले बरेली वालों की आई है, वो लग रही है कालू करते। चलिए साहब, आप तो सीरियल से ही काम हो रहा है। हाँ अरविंद जी, विजय अग्रवाल जी को म्यूट कर दीजिएगा। दीपेन जी बढ़िया है भाई। हाँ रिक्लेमिंग द जी, मैं एक बार क्लेम कर रहा हूँ। आप सबको म्यूट कर दीजिएगा, फिर मैं अनम्यूट कर लूंगा। या आवाज आ रही है बेटा? अभी भी आ रही है? हाँ, विजय अग्रवाल जी को म्यूट कर दीजिएगा। शुरू। हाँ, थैंक यू। एंड तो आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि कंपनीज एक्ट में कुछ चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं। सबसे पहले डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर कंपनीज एक्ट किया है। इसके तहत मैं सदस्यों को ये अवगत कराना चाहूंगा कि कंपनीज एक्ट में भी क्या होता था कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे थे जहां आपके ऊपर पेनल्टी के अलावा प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च होता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मानते हुए कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, उसका इंडेक्स इन गवर्नमेंट का इम्प्रूव करना है जिससे कि फॉरेन पार्टिसिपेशन आए, काफी सारे नियम जो कंपनीज एक्ट में थे उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। मतलब अब उसमें प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होगा और केवल पेनल्टी देकर ही आप उस पीनल प्रोविजन से फ्री हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी राहत है, जहां व्यापारी को कंपनी चलाने में, बिजनेसमैन को कंपनी चलाने में अब सुविधा होगी और उसको फिजूल डरने की जरूरत नहीं होगी टेक्निकल और वीनियल ब्रीच ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ लॉ में। इसके अलावा कंपनीज एक्ट में इन्होंने चेंज लाए हैं कि सीएसआर जैसे मैंडेटरी होता जा रहा है, जहां 50 लाख से ऊपर का सीएसआर है, उन केसेस के अंदर अब सीएसआर कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। बिना सीएसआर कमेटी बनाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीएसआर के ऊपर स्पेंडिंग कर सकते हैं। इससे छोटी कंपनीज जो थी जहां सीएसआर की स्पेंडिंग मैंडेटरी थी, उनको दोबारा एक और नई कमेटी फॉर्म करना और उसकी कार्यवाही करना, उससे निजात मिलेगी।
इसके अलावा कोविड-19 को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये देखा कि अब एजीएम्स हो पाना बहुत मुश्किल है फिजिकल मोड में, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग फिजिकल मोड में हो पाना मुश्किल है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग तो पहले भी ई गवर्नेंस या ई कॉन्फ्रेंस के द्वारा अलाउड थी, बट अब उन्होंने एजीएम भी, एनुअल जनरल मीटिंग जो शेयर होल्डर्स की होती है, उसको भी एजीएम चालू कर दिया है। लेटेस्ट उदाहरण अगर आप देखें कि हम में से काफी लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ई एजीएम 15 जुलाई को होने जा रही है। सो दैट मीन्स कि उन्होंने उसको भी ई एजीएम में कन्वर्ट कर दिया है, बिकॉज रिलायंस जितना बड़ा समूह जिसके बहुत बड़े शेयर होल्डर्स हैं इंडिया भर में, उनकी फिजिकल मीटिंग हो पाना असंभव थी, इसलिए उन्होंने ई एजीएम का अपना मोड ऑप्ट कर लिया है और वो ई एजीएम कर रहे हैं। ये पहली ई एजीएम मेरे सामने आ रही है जो ई एजीएम के द्वारा हो रही है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी अंतिम महत्वपूर्ण चीज जो लेकर आई है सरकार, वो अभी देखा जा रहा था कि काफी कंपनीज ने अपने एनुअल रिटर्न्स या कुछ जो रिटर्न्स फाइल करने होते हैं वो फाइल नहीं किए हैं टाइम से, पिछले सालों के। तो उसकी वजह से क्या होता था कि उनके डायरेक्टर्स को डिफंक्ट कर दिया जाता था, कंपनीज को डिफंक्ट कर दिया जाता था और डायरेक्टर्स पे पेनल्टी वगैरह लग जाती थी। उसका कारण ये भी होता था कि वो डायरेक्टर दूसरी कंपनीज के रिटर्न्स भी नहीं फाइल कर पाते थे। अब उन्होंने उसके लिए एक नई स्कीम लेकर आए हैं, फ्रेश स्टार्ट ऑफ कंपनीज। उसमें अगर आपके पुराने सालों के फॉर्म फाइल नहीं हुए हैं, एनुअल रिपोर्ट फाइल नहीं हुई है, बैलेंस शीट फाइल नहीं हुई है, तो आप एक नॉमिनल फीस पे करके उन चीजों को फाइल कर सकते हैं और अपनी कंपनी को नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि सारी पुरानी परेशानियां जो थी कंपनी में वो खत्म हो जाएंगी और पुराने पीनल एक्शंस नहीं होंगे उसमें और पुरानी पेनल्टीज पे नहीं करनी होंगी, और आप नॉर्मल फाइलिंग फीस प्लस कुछ एडिशनल अमाउंट है वो पे करके आप अपनी फ्रेश स्टार्ट ऑफ कंपनी कर सकते हैं। ये प्रोविजन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए भी आ गया है। तो यही मेजर चेंजेस कंपनीज एक्ट में कोविड-19 के तहत आए हैं, जो मैं चाहता था कि मैं आपके सामने लेकर आऊं। मेरे बाद गौरव जी जीएसटी पे बताएंगे और फिर मैं इनकम टैक्स में जो काफी सारे चेंजेस आए हैं और अभी 3 दिन पहले भी नोटिफिकेशन आया है जिसमें फिर चेंजेस किए हैं उन्होंने, ऐसे चेंजेस क्यों किए हैं और क्या किए हैं उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। धन्यवाद अरविंद जी। थैंक यू, थैंक यू दीपेन जी। और मैं अब गौरव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं जीएसटी पे। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ गौरव जी। एक यस, गौरव जी अनम्यूट हुआ आपका सिस्टम। अरविंद जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, ठीक है एकदम। राजेश जी आपने कर दिया है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कंपनी लॉ में जो चेंजेस हुए हैं उसको दीपेन भाई ने बड़ी अच्छी तरह रखा है। जो भी हमारे सदस्य हैं जिन्हें कुछ सवाल करने हैं वो नोट कर लें, हम एंड में अपना सेशन कराएंगे और जीएसटी में जैसे ही गौरव जी को जानकारी देंगे उसके बाद जो भी एक्सपर्ट कमेंट्स से जाएंगे अर्पित जी इसको थोड़ा सा जरा ब्रीफ कर देंगे। ठीक है, गौरव जी पहले बता दें। ठीक है सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं पहले। देखिए स्क्रीन शेयर अगर नहीं होगी तो फिर मैं आपको होस्ट बनाऊं। आप मुझे होस्ट बना दीजिए क्योंकि ड्यू डेट्स वगैरह दिखाने के लिए मुझे यस, आई एम मेकिंग यू होस्ट। हाँ जी, ठीक। हाँ जी सर, स्क्रीन आ रही है? हाँ स्क्रीन आ रही है, आप इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए तो ये ठीक से आ जाएगी।
आप इसको फिट टू स्क्रीन कर दीजिए चाहे तो। सर जीएसटी के अंदर कोविड-19 के बाद कोविड-19 के बाद कुछ चेंजेस लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम लोगों को कुछ राहत दी गई है। सबसे पहले तो एक क्लैरिफिकेशन लाया गया कि डायरेक्टर रेम्युनरेशन पे, जिस पर सेक्शन 192 के अंदर टीडीएस कट रहा है, उस पे कोई भी जीएसटी की लायबिलिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे नहीं लगेगी। जीएसटी के अंदर सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर कोई भी इनकम है जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर लाई गई है, उस पर रिसीवर ऑफ सर्विस को टैक्स जमा करना होता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है या लीगल चार्जेस है, उस पर जो भी रिसीवर ऑफ टैक्स होगा, अगर आप जमा करना पड़ेगा। जैसे कि आपने किसी एडवोकेट से सर्विस ली और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है और आपने 20,000 रुपए उसको उस एडवोकेट को कंसल्टेंसी के चार्जेस पे किए, तो उस 20,000 रुपए पे जो भी जीएसटी बनता है वो उस पर एडवोकेट जमा नहीं करेगा, बल्कि आपको अपनी पॉकेट से जमा करने पड़ेंगे। ये एक डाउट उठा था कि जो डायरेक्टर का जो रेम्युनरेशन है उस पर जीएसटी किसको पे करना है, पे होना है या नहीं होना है। इस पर अप्रैल के महीने में क्लैरिफिकेशन आया कि डायरेक्टर रेम्युनरेशन जिस पे कंपनी सेक्शन 192 के अंदर टीडीएस काट रही है, उस पर कोई भी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं बनेगी। केवल डायरेक्टर रेम्युनरेशन जिस पर जीएसटी जो कि सेक्शन 194C के अंदर टीडीएस कट रहा है, यानी कि मेरे नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उस केस के अंदर ही केवल जीएसटी की लायबिलिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंपनी के ऊपर आएगी। दूसरी चीज जो अप्रैल के महीने में आई है, अप्रैल 20 के अंदर सरकार ने ये चीज देखी कि बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने अभी तक अपना जीएसटी 3B रिटर्न जुलाई 17 से जनवरी 20 का फाइल नहीं किया है, और ना फाइल करने का रीजन एक ही निकल कर आया कि हर एक रिटर्न के अंदर 10,000 रुपए की लेट फीस आ रही है। हर एक रिटर्न में 10,000 की लेट फीस आ रही है। इस कारण से कुछ व्यापारी अपना रिटर्न तो दाखिल करना चाहते हैं और टैक्स करना चाहते हैं, लेकिन लेट फीस बहुत होने के कारण वो उस जीएसटी 3B को फाइल नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने वन टाइम राहत देते हुए ये जो 10,000 रुपए की लेट फीस थी उसको 500 रुपए में कर दिया, लेकिन शर्त ये रखी कि ये जो रिटर्न है, पुराने रिटर्न आपके 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में फाइल हो जानी चाहिए, यानी कि 3 महीने में रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। ये एक बहुत ही वेलकम स्कीम है, और यदि आप में से किसी के जीएसटी रिटर्न जुलाई 17 से जनवरी 20 के फाइल नहीं हुए हैं, तो आपको जुलाई से सितंबर के पीरियड के बीच में फाइल, सितंबर के बाद ये जो 500 रुपए पर रिटर्न की लेट फीस है, 10,000 रुपए लेट फीस आपकी हो जाएगी। तीसरी चीज सरकार जो लेकर आई, जीएसटी में क्या होता है कि अगर आपने 6 महीने तक अपना जीएसटी का रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो आपका ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, और यदि जब वो अपना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, तो आपके पास राइट है कि आप एक रेवोकेशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में फाइल करें, और डिपार्टमेंट को बताएं कि क्या क्या रीजंस थे जिन रीजंस के कारण आप 6 महीने में रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए, और आप सब रिटर्न दाखिल करके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको रीस्टोर करा ले। ये जो टाइम लिमिट थी एप्लीकेशन फाइल करने की, वो जो कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था उसके 30 डेज के अंदर आपको रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी थी, जिससे पहले सरकार ने 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया था। के कारण इस लिमिट को सरकार ने 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। इसलिए यदि कोई भी आपका ऐसा रजिस्ट्रेशन है जो कि अभी कैंसिल हुआ है 30 जून तक,
और आपने रेवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं लगा पाए हैं, 30 डेज आपके एक्सपायर हो गए हैं, तो आप 30 सितंबर तक रेवोकेशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। चौथा, एक आपने अखबार में पढ़ा होगा या किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में देखा सुना होगा कि जो ट्रांजिशनल क्रेडिट होता, जो कि 30 जून से पहले का क्रेडिट था, जिसके लिए हमने ट्रांस 1 हमें फाइल करना था, उसकी डेट दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 जून तक बढ़ा दी है। ट्रांजिशनल क्रेडिट होता है कि जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया, तब सरकार ने ये कहा कि 1 जुलाई 2017 से पहले का कोई क्रेडिट आपकी बुक्स में पुराने लॉ का पड़ा हुआ है जो आप यूज नहीं कर पाए, उसको आप ट्रांस 1 फाइल करके जीएसटी में क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड थे और कोई क्रेडिट आपका सेल टैक्स पर निकल के आ रहा था, उसको आप ट्रांस 1 फाइल करके जीएसटी में क्लेम कर लेंगे और जीएसटी में एचजीएसटी के अंदर पैसा आ जाएगा। उसमें कंडीशन ये थी कि आप 27 रिटर्न फाइल करना था। मान लीजिए आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो कुछ केस आपके हाई कोर्ट वगैरह में गए थे, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि 30 जून तक डेट ट्रांस 1 की बढ़ाई जाती है। अब 30 जून 2020 तक आप अपना ट्रांस 1 फाइल कर सकते हैं, और सरकार को कहा था कि ये ट्रांस 1 की तो तभी एसएससी के लिए खोली जाए जिन्होंने ट्रांस 1 अपना फाइल नहीं किया है। इस डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है, यानी कि अभी मैं अपना जीएसटी ट्रांस 1 का क्रेडिट 30 जून तक क्लेम नहीं कर सकता। ट्रांस 1 का जो केस है वो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। जीएसटी के अंदर सर इस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो गई है कि ड्यू डेट्स याद रखना। जीएसटी के अंदर एक ही महीने की हर अलग अलग एसएससी की अलग अलग ड्यू डेट्स हैं, और एक ही महीने की 3-3, 4-4 ड्यू डेट्स हैं। मैंने अपनी स्क्रीन में शेयर किया हुआ है कि ऐसे एसएससी जिनके 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, उनके लिए ड्यू डेट क्या है। जैसे कि फरवरी 20 की जो ड्यू डेट है वो 24 जून है। 24 जून तक फाइल करने पे आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी, फरवरी की, मार्च का और अप्रैल का। 24 जून तक फाइल करें, आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं है। लेकिन इसके अंदर ब्याज का है, ब्याज का कंसेप्ट उन्होंने अलग कर दिया। उन्होंने कहा जैसे फरवरी का जो महीना है उसका जो रिटर्न है वो 30 मार्च तक फाइल हो जाना चाहिए। उस पर उन्होंने 15 दिन की रियायत दी कि फरवरी के महीने का जो 20 मार्च तक का रिटर्न था उसमें मैं 4 अप्रैल तक फाइल करूंगा तो मेरे पे कोई ब्याज नहीं लगेगी। फिर उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल से 24 जून तक 9% ब्याज लगेगी और 24 जून के बाद 18% ब्याज लगेगी। सेम प्रोसीजर उन्होंने रखा मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में। उन्होंने ब्याज का भी जो मीटर है वो भी उन्होंने डिफरेंट कर दिया कि 24 जून तक 9% ब्याज और 24 जून के बाद 18% ब्याज। और लेट फीस के लिए भी उन्होंने कहा 24 जून तक अगर फाइल कर दोगे तो लेट फीस नहीं है, अगर 24 जून के बाद फाइल किया तो आपको लेट फीस भी पेड करनी पड़ेगी। सिमिलरली उन्होंने मई और जून की डेट डिसाइड करी। मई के लिए उन्होंने कहा कि मई की वैसे यूजुअल जो डेट थी 20 जून थी, 20 जून, लेकिन उन्होंने कहा 27 जून तक फाइल कीजिए, आपके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगी, कोई लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन 27 जून के बाद फाइल करेंगे तो आपको 18% ब्याज देनी पड़ेगी 20 जून से, और लेट फीस भी आपको 20 जून से देनी पड़ेगी। सरकार का कंसेप्ट ये है कि जो भी एसएससी एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के अंदर अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं तो हमको लेट फीस और इंटरेस्ट का बेनिफिट देंगे। अदरवाइज हम ये मानेंगे कि ऐसे एसएससी को के लिए कोई भी डेट पहले एक्सटेंड नहीं करी गई थी। और जो अप टू 5 करोड़ वाले एसएससी हैं उनके लिए ड्यू डेट का जो चार्ट है वो मैंने स्क्रीन पर शेयर किया हुआ है। जैसे फरवरी 20 के लिए 30 जून डेट है, मार्च के लिए 3 जुलाई डेट है, और उसमें इंटरेस्ट का जो बेनिफिट दिया गया वो 30 सितंबर तक दिया गया कि 30 जून तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, जून से लेके सितंबर तक 9% की ब्याज है। ये एमएसएमई को बेनिफिट देने के लिए ये ब्याज की रेट कम कर दी गई है। जो 5 करोड़ से ऊपर के एसएससी है उनको 24 जून के बाद की 18% ब्याज लग जाएगी, लेकिन जो एमएसएमई कंपनीज है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है उन पे ब्याज 18% 30 सितंबर के बाद लगेगी। एक सर जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई सेमिनार्स के अंदर कि कोल्ड स्टोरेज के लिए एग्जम्पशन क्या है।
कोल्ड स्टोरेज के लिए नोटिफिकेशन नंबर 12 में सीरियल नंबर 54 है, जिसके अंदर एग्जम्पशन दी हुई है और इस एग्जम्पशन को कई एडवांस रूलिंग में डिस्कस किया गया है और अधिकतर एडवांस रूलिंग हम लोगों के खिलाफ आई है। और उसमें उन्होंने ये जो आइटम नंबर 54 है, इसके अंदर ये कहा गया है कि स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा वो जीएसटी के दायरे के बाहर होगा। इसमें हमें केवल 2 शब्दों को समझने की जरूरत है कि स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का क्या मतलब है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का क्या मतलब है। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सब जीएसटी में डिफाइन नहीं है, लेकिन सर्विस टैक्स के अंदर एक सर्कुलर आया था, उसके अंदर उन्होंने स्टोरेज और वेयर हाउसिंग को डिफाइन किया था। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग को उन्होंने समझाया था कि स्टोरेज और वेयर हाउसिंग है जिसके अंदर आप केवल प्रीमाइसेस या अपना चैम्बर लेट आउट नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा आप कई चीजें की सर्विसेज और दे रहे हैं, जैसे लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ गुड्स, स्टैकिंग ऑफ गुड्स और कीपिंग द इन्वेंट्री ऑफ द गुड्स, प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवर। यदि ये सब सर्विसेज में इंक्लूड है, जैसा कि हम अपने कोल्ड स्टोरेज में देते हैं, या हम लोडिंग और अनलोडिंग और प्रोडक्ट भी होता है हमारे यहाँ पे, हम इंश्योरेंस कवरेज भी देते हैं, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी करते हैं, तो ये सर्विसेज स्टोरेज और वेयर हाउसिंग के अंदर आएगी। इस सर्कुलर के अंदर इन्होंने स्टोरेज और वेयर हाउसिंग और रेंटिंग को डिफरेंशिएट किया था और कहा था कि रेंटिंग जो भी होगी, रेंटिंग की सर्विस है, तो वो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग में नहीं होगी। रेंटिंग का मतलब जो होता है कि मैंने कोई चैम्बर किसी को लेट आउट कर दिया, मान लीजिए अमूल को लेट आउट कर दिया, और मुझे उस चैम्बर का हर महीने रेंट आएगा, मुझे मतलब नहीं है कि उसमें क्या माल रखा हुआ है, मुझे उसकी इन्वेंट्री से मतलब नहीं है, मुझे उसका कोई इंश्योरेंस कवर नहीं लेना, तो रेंटिंग के अंदर आता है। ये जो एग्जम्पशन दी गई है वो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग के लिए दी गई है, ना कि रेंटिंग के लिए। यदि रेंटिंग है तो उस पर टैक्स लगेगा। सेकेंड चीज है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज जो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट से आई हो और उस पर कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करी गई हो, प्रोसेसिंग अभी कोई करी भी गई हो वो भी फार्मर्स के द्वारा करी गई हो, जो कि उसको बेचने के लिए जरूरी है। इसका अगर हम एग्जांपल लेकर चले तो जैसे इमली होती है, तो इमली का जो कवर के साथ जो इमली होती है उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना गया है, क्योंकि वो अपने कवर के साथ जो इमली होती है वो मार्केट में बिकती है, प्राइमरी मार्केट है उसका। लेकिन आप उसको लेकर आए और आपने उसका कवर उतारा और उसके बाद जो इमली हुई वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन से बाहर हो गई, क्योंकि उस छिलके को उतारने का जो प्रोसेस है उसको प्रोसेसिंग माना जाएगा, जो कि प्राइमरी मार्केट के लिए जरूरी नहीं है और वो यूजुअली कल्टीवेटर और प्रोड्यूसर के द्वारा नहीं करा जाता। तो इसी पर कई एडवांस रूलिंग्स आई हुई हैं और उन्होंने कई प्रोडक्ट पर डिस्कस किया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कि इसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन में हम लेंगे या नहीं लेंगे। गौरव जी, गौरव जी, आपकी आवाज ठीक से सबको नहीं जा रही है, थोड़ा सा पास आके और थोड़ा सा तेज बोलिए प्लीज। हाँ जी। हाँ सर, आप आवाज सही आ रही है? हाँ जी सर, मैं समझा रहा था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का क्या मतलब है। हमने पहले समझा कि स्टोरेज और वेयरहाउसिंग का क्या मतलब है। कि स्टोरेज और वेयरहाउसिंग के अंदर होता है कि मैं रेंटिंग के साथ अलग सर्विसेज भी दे रहा हूँ, कि इस लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ गुड्स की भी दे रहा हूँ, कीपिंग द इन्वेंट्री दे रहा हूँ, सिक्योरिटी अरेंजमेंट दे रहा हूँ, जो कि हम यूजुअली अपने कोल्ड स्टोरेज में करते हैं। वो मेरी स्टोरेज और वेयरहाउसिंग में कवर होता है और उस पर मुझे जीएसटी पे करने की कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं इन सर्विसेज को छोड़ के केवल अपना चैम्बर लेट आउट कर रहा हूँ और मैं ये अदर सर्विसेज को नहीं दे रहा हूँ, तो उसको रेंटिंग सर्विसेज में ले जाया जाएगा, न कि स्टोरेज और वेयरहाउसिंग में, और मुझे उस पर जीएसटी की लायबिलिटी बन जाएगी। दूसरी चीज मैंने डिस्कस करी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स से निकल कर आई है और उस पर किसी ने भी प्रोसेसिंग नहीं करी है। प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि कोई आपने उसका कैरेक्टर या नेम चेंज कर दिया, और यदि उसमें आपने कैरेक्टर या नेम चेंज कर दिया, प्रोसेसिंग कर दी, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन से बाहर आ जाएगा और उसको यदि हम कोल्ड स्टोरेज के अंदर रख रहे हैं, उस पर कोई प्रिजर्वेशन चार्जेस हम कलेक्ट कर रहे हैं, उस पर हमें जीएसटी की लायबिलिटी बनती है।
एक ऐसा रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट, एक एम्बिग्यूटी है कि जीएसटी की जो लिमिट है वो 20 लाख से 40 लाख रुपए कर दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 20 लाख से 40 लाख की जो लिमिट करी गई है जीएसटी की, वो केवल गुड्स के लिए करी गई है, जो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स कर रहे हैं। सर्विस के लिए आज भी जीएसटी की रेट की जो लिमिट है टर्नओवर की, वो 20 लाख है। यानी कि मेरा टर्नओवर अगर 20 लाख से ऊपर चला जाता है तो मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और 20 लाख के अंदर मुझे टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्ट टर्नओवर दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और 20 लाख के अंदर यदि मान लीजिए मेरा टर्नओवर केवल एग्जम्प्ट है, मान लीजिए मैं 1.5 करोड़ रुपए का मैंने आलू रखे थे, आलू कोल्ड स्टोरेज में रखे थे, उससे जो प्रिजर्वेशन चार्जेस आए थे वो 1.5 करोड़ रुपए का आए थे, 20 लाख से ज्यादा। इसके अलावा मेरी कोई भी इनकम नहीं है, कोई भी मेरे पास कोई भी छोटा मोटा रेंट नहीं आ रहा, तो उस केस के अंदर मुझे कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मेरा केवल एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट टर्नओवर है। यदि मेरा कुछ भी पार्ट भी टैक्सेबल टर्नओवर का है और दोनों एग्जम्प्ट और टैक्सेबल दोनों मिला के मेरा 20 लाख से एक्सीड हो रहा है, तो मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बन जाएगी। ये सब कुछ जो अमेंडमेंट थे जो कि अभी इस साल जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में जीएसटी के अंदर आए हैं। अब जो इनकम टैक्स के में जो अमेंडमेंट आए हैं वो उसमें दीपेन सर आपको समझाएंगे। थैंक यू गौरव जी। जीएसटी के बारे में बताने में, और दीपेन जी के पहले मैं अर्पित जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस पे कुछ अगर ऐड करना चाहें तो प्लीज आप ऐड करिए, और मैंने आपको अनम्यूट भी कर दिया है। और हेलो। हाँ अर्पित जी। हेलो। हाँ अर्पित जी सुन सकते हैं हाँ। अरविंद जी आवाज नहीं आ रही है। गौरव जी की भी शुरू में आवाज आई, बाद में नहीं आई। आपकी आवाज आ रही है हम लोग को? आपकी आवाज आ रही है अर्पित जी? हेलो, कैन यू हियर अर्पित जी? आवाज नहीं आ रही है। मैं फिर दीपेन जी को बोलूंगा, एक बार आप शुरू करिए दीपेन जी अपना। मैं एक बार हाँ। लीव करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ एक बार अरविंद जी। श्योर श्योर। दीपेन जी? हाँ जी। हाँ जी, आप एक बार शुरू करिए। अभी अर्पित जी करके फिर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आप मेरे को होस्ट कर दीजिएगा तो मैं स्क्रीन शेयर कर लूंगा। हाँ मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ। You are the host. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अरविंद जी। ये लेटेस्ट चेंजेस, एम आई ऑडिबल? Yes. यस, ये लेटेस्ट चेंजेस आए हैं इनकम टैक्स एक्ट में, जो बजट 2020 के बाद आए, और अब कोविड-19 के चलते हुए इनकम टैक्स ने, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाए, जिसमें इनकम टैक्स के लिए नई डेट्स का निर्धारण किया गया है। इसके अंदर अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन एक और आया है 24 जून का, उसके हिसाब से डेट्स फर्दर एक्सटेंड कर दी गई हैं। तो आज जो लेटेस्ट पोजीशन है इनकम टैक्स एक्ट में डेट्स को लेकर, वो मैं सबसे पहले आपके सामने रख रहा हूं। इनकम टैक्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स बाय ऑडिट कंसर्न्स, जिनका ऑडिट होना है इनकम टैक्स एक्ट में या किसी और एक्ट के तहत, या नॉन ऑडिट केसेस मतलब इंडिविजुअल्स, एचयूएफ्स और पार्टनरशिप फर्म्स, उन सब के लिए डेट ऑफ ऑडिट, डेट ऑफ इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न हो गई है 30 नवंबर 2020।
इसके अलावा जहां टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हमको फाइल करनी है, फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, वो डेट है 30 अक्टूबर 2020। अब आप देखिए इन दोनों में चेंज आया है। पहले क्या होता था पिछले सालों में कि डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न सेम होती थी, बट अब उन्होंने इसको चेंज कर दिया, 1 महीने का गैप कर दिया है यहाँ पे। उसका मुख्यतः कारण ये है दैट नाउ व्हेन यू विल बी फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, तो जो फॉर्म 26 AS है आपका, उसके अंदर ऑटो पॉपुलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी बहुत सारी, जो आप रिटर्न फाइल करने से पहले देखकर फाइल करेंगे। ऑटो पॉपुलेटेड जो इंफॉर्मेशन आएगी उसके बारे में मैं आपको नीचे बताऊंगा, बट यहाँ बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये 1 महीने का गैप केवल इसलिए रखा गया है कि आपकी काफी सारी इंफॉर्मेशन जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में होगी वो आपके या जो आपसे कंसर्न पार्टीज होंगी उनके इनकम टैक्स रिटर्न में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएंगी। इसके अलावा TDS फाइलिंग रिटर्न की जो ड्यू डेट हमारी 31 मई होती थी, उसको बढ़ा के 31 जुलाई कर दिया गया है। फॉर्म 16A इशू करने की डेट 15 अगस्त 2020 हो गई है। कंप्लीशन ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2018-19 जो चल रहे हैं अभी, जिसकी ड्यू डेट 30 सितंबर 2020 थी, उसको पहले बढ़ा के 31 दिसंबर किया था, अब बढ़ा के 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है। इसके बाद इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148, 13-14 असेसमेंट ईयर का जो नोटिस 148 में इशू होना था, उसकी समय सीमा थी पहले 31 मार्च 2020, जो मार्च निकल गई हमारी, उसको पहले बढ़ा के 30 जून किया था, अब उसको बढ़ा के उन्होंने 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। तो ये काफी लंबा टाइम खिंच गया है असेसमेंट ईयर 13-14 के स्क्रूटनी के रीअसेसमेंट नोटिस के लिए। ऐसे ही 263 के ऑर्डर्स होते हैं जहां कमिश्नर आपको जो असेसमेंट हो गए होते हैं उनको रीओपन करना चाहता है, या उनको असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्शन देना चाहता है दोबारा से असेस करने के लिए, वो सेक्शन 263 में कमिश्नर को पावर होती है, उसको भी बढ़ा के 31 मार्च 21 कर दिया गया है। जिन लोगों के रिटर्न लास्ट असेसमेंट ईयर दैट मींस 2019-20 के फाइल नहीं हुए हैं 31 मार्च तक, उसको पहले 30 जून किया था, अब उसे बढ़ा के 31 जुलाई तक कर दिया है। तो उनके पास आखिरी समय है 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल करने का। प्लस जो आदमी, जो व्यापारी, जो बिजनेसमैन अपना रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो भी अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं 19-20 का 31 जुलाई 2020 तक। जिनके 80C वगैरह के इन्वेस्टमेंट, 80D के इन्वेस्टमेंट जो मेडिक्लेम के होते हैं, या 80CC के होते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम या PPF के अंदर इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाए हैं पिछले असेसमेंट ईयर के 31 मार्च तक, उनको समय और बढ़ा दिया गया, 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है। टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 से 54GB, जहां जिसको कैपिटल गेन हुआ है और उसको नए घर में इन्वेस्टमेंट करना है या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, उसकी टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है, 30 सितंबर 2020 कर दी गई है उसकी टाइम लिमिट बढ़ाकर। इसके अलावा सेक्शन 285BB जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, अब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपलोड करेगा, जो जैसा मैंने कहा आपसे कि फॉर्म 26 AS में वो सारी इंफॉर्मेशन आएगी। AIR की इंफॉर्मेशन जो आपको अपलोड करनी थी वो यथावत चलती रहेगी, बट ये इंफॉर्मेशन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके स्टेटमेंट में अपलोड करेगा, जो फॉर्म 26 AS के अंदर ये इंफॉर्मेशन आएगी, जिसमें आपने जो भी शेयर्स में ट्रांजैक्शन किया है वो दर्शाया जाएगा, सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज जितनी भी है वो सारी चीजें आ जाएंगी, बैंक में आपकी डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या डिपॉजिट्स हैं वो आ जाएंगे। और जो मेरा मानना है या सोचना है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन फॉर्म टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में किसी ने फाइल करी है, वो इंफॉर्मेशन भी आपके 26 AS में आ जाएगी। उदाहरण के तौर पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम एक शेड्यूल होता है जहां 269 SS और 269 T की इंफॉर्मेशन फाइल करते हैं, जो लोन से रिलेटेड होती है, कहाँ लोन लिया गया है या दिया गया है, तो वो इंफॉर्मेशन आपके 26 AS में आ जाएगी। उसके अलावा बेड डेट्स अगर हमने 1 लाख से ऊपर के राइट ऑफ किए हैं, वहां पैन नंबर देना अनिवार्य है, तो वो इंफॉर्मेशन आपके 26 AS में आ जाएगी।
तो गवर्नमेंट चाहती है कि अब प्री फिल्ड 26 AS आपका इनकम टैक्स रिटर्न काफी कुछ हद तक आ जाए। लास्ट ईयर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, जहां फॉर्म 16 की डिटेल उनके इनकम टैक्स रिटर्न में प्री फिल्ड आ रही थी। इस बार वो सरकार चाह रही है कि सब असेसीज के लिए ये करे, जहां उनकी सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म 26 AS में असेसी को रिटर्न फाइल करने से पहले मिल जाए। तो मेरी आज इस प्लेटफॉर्म पे गुजारिश आप सबसे ये रहेगी कि जब आप लोग अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, चाहे कंपनी का, कोल्ड स्टोरेज का, इंडिविजुअल, फर्म का, किसी का भी, तो जो आपके टैक्स कंसल्टेंट हैं उनके पास फॉर्म 26 AS लेटेस्ट निकलवा लीजिएगा, और उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको आप देख लीजिएगा कि वो इन्फॉर्मेशन आपने रिटर्न में या अपने इनकम से कैसे मैच कर रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल किया है आपने, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट 1 लाख से ऊपर का किया हुआ है, वगैरह वगैरह काफी इंफॉर्मेशन है जो डिपार्टमेंट के पास है। मैंने लास्ट टाइम भी एक बार जब सेमिनार आगरा में हुआ था तो वहां बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है उन्होंने, प्रोफाइलिंग 360, जिसमें असेसी की सारी इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है। आप कहाँ पार्टनर हैं, किस फर्म में पार्टनर हैं, कहाँ प्रोप्राइटर हैं, आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन कौन से हैं, आपने प्रॉपर्टीज में क्या खरीद बेच करी है, बैंक्स में क्या अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन बैंक्स के पास आ रही, इनकम टैक्स के पास आ रही है और वो आपसे पूछेगा। इसके बाद जो एक मेजर चेंज आया है, एक चीज और आई है, कंप्लायंस पोर्टल इनकम टैक्स के ई-लॉगिन साइट पे आ गया है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ये फाइनेंशियल ईयर 1920 जो 31 मार्च को हमारा क्लोज हो गया, उस फाइनेंशियल ईयर में अगर हमने कोई ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं, हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस जिनको डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया है, उनको उन्होंने इस कंप्लायंस पोर्टल पे दिखा दिया है, और वहां आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है, सही है, ये इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड नहीं है, ये इंफॉर्मेशन आपसे पार्टली रिलेटेड है और पार्टली रिलेटेड नहीं है। तो वो ऑप्शंस आप देख लीजिएगा अपने टैक्स कंसल्टेंट के संग बैठ के कि कंप्लायंस पोर्टल में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप क्रॉस चेक करके ओके कर लीजिएगा। बिकॉज अगर आप ये कर लेते हैं तो जो हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस हैं वो आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो गवर्नमेंट उसको आपके रिटर्न से मैच कर कर आपका जो स्क्रूटनी में नॉर्म लेने का प्रोसीजर है उसमें ये कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप इनको होशियारी से जरूर मेंशन कर लें। इसके अलावा एक और सेक्शन आया चेंज, जिसमें आया सेक्शन 194N में, यहाँ पे जो मेजर चेंज आया है वो आया है कि जो कैश विड्रॉल आप बैंक से कर रहे हैं, किसी भी एक बैंक से, उसमें 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो 2% TDS बैंक काटेगा आपका। बट अगर जैसा राजेश जी ने शुरू में कहा था कि अगर कोई इंसान है, फर्म है या इंडिविजुअल है या HUF या कुछ भी है या कंपनी है, उसने पिछले 3 सालों में अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है और उस केस में वो बैंक से कैश विड्रॉ कर रहा है, तो उस केस में अगर 20 लाख से 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉल है तो 2% TDS कटेगा, और 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉल है तो 5% TDS कटेगा उस केस के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इस बार आया है। प्लस इसमें ये भी आया है कि अगर उसने बैंक को अपना पैन नंबर नहीं बताया हुआ होगा तो 20% TDS कट जाएगा उसका। तो ये बहुत एक हार्श प्रोविजन आ गया है। एक और TCS इनका चेंज लेकर आए हैं, TCS में नया सेक्शन सब सेक्शन लाए हैं, TCS 120C1H, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिस भी असेसी का 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है और वो सेल ऑफ गुड्स करता है किसी को भी साल भर में 50 लाख से ऊपर, तो उसको TCS करना होगा 0.1%। ये एक इंपॉर्टेंट इशू आ गया है इस बार। तो आपको अगर कोल्ड स्टोरेज में या किसी और फर्म में आपके यहाँ 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है और किसी के साथ आपका 50 लाख से ज्यादा का व्यापारिक सेल ऑफ गुड्स है, तो आपको उसका TCS करना होगा। इसका पर्पस ये है कि सरकार चाहती है कि उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए जहां वो उन चीजों को आपके रिटर्न से मैच कर लें। अब
जो राजेश जी ने भी शुरू में एक चीज बोली कि सरकार चाहती है कि इकोनॉमी के अंदर कैश मिनिमाइज हो, उसके लिए कुछ कदम उठाए हैं। जैसे पुराना उठाया हुआ है सेक्शन 269 ST, जहां आप किसी भी व्यक्ति से 2 लाख रुपए से ऊपर कैश नहीं ले सकते हैं। अगर आप 2 लाख से ज्यादा का कैश किसी से लेते हैं तो आपके ऊपर उतने अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी। तो अगर आपने कोल्ड स्टोरेज के अंदर अपना कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचा और एक गाड़ी के तहत सपोज 2 लाख से ऊपर का कैश आता है, तो आप ना तो आड़तीय से 2 लाख रुपए कैश ले सकते हैं, इन एग्रीगेट है ये अमाउंट। मतलब आज वो 50 लाख दे गया, 50 लाख दे गया, 50,000 दे गया, फिर और अमाउंट दे गया। अगर उसने एक गाड़ी या एक बिल के अगेंस्ट 2 लाख से ऊपर कैश दे दिया तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी 269 ST में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। जहां अब हमारे कोल्ड स्टोरेज के रेंट्स बढ़ रहे हैं, अगर किसी कोई बड़ा किसान है, उसको रेंट दे रहा है, उसको उसे रेंट देना है और उसने रेंट आपको 2 लाख से ऊपर कैश में दे दिया साल भर में कोल्ड स्टोरेज प्रिजर्वेशन चार्जेस का, तो वो आपको परेशानी हो जाएगी, वहां पे आपको पेनल्टी लगने के चांसेस हैं। एक और अमेंडमेंट आया 269 SU में, पुराना अमेंडमेंट है, जहां उन्होंने कहा जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट अपने यहाँ एनेबल करने होंगे। मतलब जो भीम आधार है, भीम का ऐप का करना होगा, QR कोड करना होगा और ये वगैरह मोड होंगे। 269T के अंदर अमाउंट आप कैश में नहीं दे सकते हैं 20,000 रुपए से ज्यादा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप 20,000 रुपए से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। 40A3 के अंदर जो पहले लिमिट 20,000 की हुआ करती थी वो 10,000 की 2 साल से हो गई है, तो 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट आप बिजनेस व्यापारिक लेन देन में नहीं कर सकते हैं। कैश में डोनेशन आप 2,000 रुपए से ऊपर देंगे तो 80G का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मेडिक्लेम की इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप कैश में पे करते हैं तो उसमें 80D का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार 194N जो मैंने ऊपर आपसे डिस्कस कर लिया। इसके अलावा 2-3 अमेंडमेंट्स और आए हैं इस बार। कंपनीज जो हमारे कोल्ड स्टोरेज ओनर्स कंपनीज चला रहे हैं, उनको पता होगा कि डिविडेंड टैक्सेबिलिटी जो अभी तक कंपनी के हाथ में थी, अब 1/4/2020 से वो रिसीवर के हाथ में हो गई है। अगर आपके पास डिविडेंड इनकम आ रही है तो उस पर अब जो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है आपको 10,000 से ज्यादा, वो टैक्स काट के आपको जमा कराएगी देगी आपको, और आपको अपने रिटर्न में भी जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो डिविडेंड इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। इसके साथ सेक्शन 50C जैसा आपको पता है, जो सर्किल रेट से कोई भी हम जमीन जायदाद बेचते थे, अगर सर्किल रेट से कम होती थी तो उसमें पहले 5% का वेरिएशन अलाउड था, अब उसे बढ़ा के 10% का वेरिएशन अलाउ कर दिया है। मतलब मैं अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूं 1 लाख रुपए के अंदर, तो उसका सर्किल रेट मैक्सिमम 1,10,000 रुपए हो सकता है। अगर 1,10,000 से ऊपर का सर्किल रेट होगा उसका, तो 50C की वैल्यू मेरी 1,12,000 मान ली जाएगी। ये आपको देखना है। सेक्शन 55 में अमेंडमेंट आया मेजर, जिसके हिसाब से उन्होंने ये कहा कि जहां लैंड और बिल्डिंग आप बेच रहे हैं, उस केस के अंदर आपको फेयर मार्केट वैल्यू जो 1 अप्रैल 2001 की लेनी होती थी, वो पहले हम अप्रूव्ड वैल्यूअर की वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवा के ले लेते थे। और चूंकि इसमें सारे बिजनेसमैन हैं तो मेरे को डर नहीं है ये कहने से कि हम वो वैल्यूएशन रिपोर्ट थोड़ी बहुत आगे पीछे एडजस्ट करके ले लेते थे। उस केस के अंदर उन्होंने अब ये कह दिया कि वहां पे वैल्यूएशन रिपोर्ट सर्किल रेट वैल्यू जो 1 अप्रैल 2001 की होगी उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। तो ये एक छोटा मोटा टैक्स सेविंग का रूट हुआ करता था, ये भी बंद हो गया। एक ये मेजर चेंज लाए हैं सरकार सेक्शन 115 BBA और BAB के अंदर, जहां टैक्स रेट कंपनीज के ऊपर 22% और 15% हो गया है अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो हालांकि कोल्ड स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में नहीं आता, बट अगर आप कोई और व्यापार कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आता है, तो मेरी राय में आप इन दोनों सेक्शंस में अपनी टैक्स गणना करा लीजिएगा। ये लास्ट ईयर के लिए भी एप्लीकेबल है। जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 20 में बंद हुआ है हमारा फाइनेंशियल ईयर, उसका रिटर्न जो जाना है उसके अंदर भी आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मैं ये नई स्कीम में मेरे को बेनिफिट रहेगा कि मैं पुरानी स्कीम के अंदर बेनिफिट ले सकता हूँ जहां मेरे को सारी डिडक्शंस मिलेंगी।
इस स्कीम के अंदर आपको बस सबसे बड़ी चीज ये थी कि कोई भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते थे, ऐसा इसमें प्रोविजन आया है। इसके बाद ये एक खतरनाक सेक्शन आया है, सेक्शन 271 AAD। इसमें ये बोलते हैं कि हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, और ये पेनल्टी 271C जो हुआ करता था या उसके समकक्ष जो नया सेक्शन आ गया 270A, उन दोनों के अतिरिक्त पेनल्टी होगी। उस केस में ये पेनल्टी लगाई जा सकती है जहां पे GST लॉ या कोई और लॉ के अंदर आपने फॉल्स एंट्री ली है या फेक इनवॉइसिंग ली है। उस केस के अंदर वो आपके ऊपर 100% ऑफ द अमाउंट, जिस अमाउंट का आपने फेक इनवॉइस या फेक एंट्री ली है, फॉल्स एंट्री ली है, उसकी उतनी पेनल्टी लगा सकते हैं आपके ऊपर। तो अब आप देख लीजिएगा कि अगर आपने कहीं GST के कम करने के चक्कर में कहीं आपने GST की फेक इनवॉइसेस ले ली हैं, या ऐसी इनवॉइसेस जो पोर्टल पे नहीं आ रही हैं, या ऐसी इनवॉइसेस जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर द्वारा दी गई हैं, मतलब कि उसने आपको आज इनवॉइस दी और फिर वो GST पोर्टल पे उसने रिटर्न फाइल करना खत्म कर दिए, उस केस के अंदर आपके ऊपर, आपने चूंकि उससे एक सेल्स ली हुई है या परचेज ली हुई है, तो आपके ऊपर 271 AAD की पेनल्टी लग सकती है। ये मेजर चेंजेस इनकम टैक्स एक्ट में आए थे। इसके अलावा एक अभी, क्योंकि काफी सारे हमारे कोल्ड स्टोरेज बंधु MSME सेक्टर में रजिस्टर होंगे, अर्पित जी भी बता पाएंगे, काफी अर्पित जी इसको विगरसली ले रहे हैं, इस इशू को टेकअप कर रहे हैं लघु उद्योग भारती के थ्रू। इसमें एक उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है जो 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल है। जिन व्यापारी बंधुओं ने अपने यूनिट्स को MSME में रजिस्टर करा रखा है, उनको दोबारा से 1 जुलाई 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन साइट पे, उद्यमी रजिस्ट्रेशन साइट पर, जो MSME के अंतर्गत है, MSME का एक समाधान साइट है, उसके अंतर्गत एक उद्यमी रजिस्ट्रेशन काउंटर खुल गया है। वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा से 1 जुलाई से कराना होगा। जो नई डेफिनेशन MSME की आ गई है उसके तहत, उसमें उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनको प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट या उसका अमाउंट वो लोग आपके ITR से देखेंगे, मैच करेंगे, और जो टर्नओवर की लिमिट्स हैं वो आपके GST रिटर्न से मैच करी जाएंगी। तो ये अब हम जो MSME के अंदर काफी लोग अपना प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कम दिखा के MSME के माइक्रो या स्मॉल या मीडियम के पैरामीटर्स में आ जाते थे, अब उनको उनके इनकम टैक्स रिटर्न से उसको मैच कर दिया है, लिंक कर दिया है। तो अब उनको वहां से देखना होगा कि रजिस्ट्रेशन की क्या सीमाएं हैं। ये मेजर चेंजेस आए थे जो मैं आपके संज्ञान में, इस फेडरेशन के संज्ञान में लाना चाहता था, और यही आज का मेरा टॉपिक मेरे को असाइन था। मैं आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करूंगा अरविंद जी का और राजेश गोयल जी का कि उन्होंने कोल्ड स्टोरेज फेडरेशन में हमको बुलाया अपने इस ज्ञान को आपके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जिन मेंबर्स के जो भी क्वेश्चंस हों वो रेज कर सकते हैं, मैं अपनी काबिलियत के हिसाब से उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू दीपेन जी, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी हम लोग को दी। आखिर में मैं अर्पित जी को बुलाने के पहले एक लास्ट आपसे एक बार पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने लास्ट में बताया उद्यमी रजिस्ट्रेशन का, उसमें आपने कहा कि GST से ये मैच करेंगे, तो हम लोग जो कोल्ड स्टोरेज ओनर्स हैं ये GST में आते नहीं हैं, तो हम लोग का किस तरीके से होगा इसमें रजिस्ट्रेशन? देखिए, वहां पे उन्होंने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट उसको नोटिफाई भी करेगी जहां टर्नओवर टैक्सेबल नहीं है, आप GST का रिटर्न फाइल नहीं करते, तो उन केसेस के अंदर वो प्लांट एंड मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट है उसी को लेगी, और इनकम टैक्स के रिटर्न से भी हो सकता है मैच कर दे। बट अभी नोटिफिकेशन में ऐसा फॉर नॉन GST फाइलिंग कंपनीज या नॉन GST फाइलिंग एंटरप्राइजेस, उसके लिए उन्होंने नहीं बोला है। तो हो सकता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आ जाए, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ओके, राजेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बट मेरा मानना ये है कि आप रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिएगा। देखिए, आज की तारीख में मेरे पास काफी केसेस आ रहे हैं। पिछले लॉकडाउन में कम से कम 4 या 5 इंडस्ट्रियलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं मेरे को, केवल इस चीज के लिए कि साहब वो MSME यूनिट्स हैं
और कोई और सप्लायर है जिसने उनका माल खरीद लिया है, लॉकडाउन के पीरियड में उसने उसका पेमेंट नहीं किया, तो अब वो एमएसएमई एक्ट 2006 का सहारा लेकर उनसे रिकवरी करना चाहते हैं। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि वो एमएसएमई का समाधान पोर्टल है उसके ऊपर केस करें और अपना एक कंप्लेंट फाइल करें। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड होंगे, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और आपने सामने वाले अपने सप्लायर को इंटीमेट कर रखा होगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। केवल आपका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ही अनिवार्य ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि आपने अपने जिससे आपकी बिजनेस डीलिंग है उसको अपना एमएसएमई का स्टेटस अवगत कराया हुआ हो, एमएसएमई का नंबर दिया हो, तभी आप एमएसएमई एक्ट में अपने ड्यूज के लिए उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो ये भी सब बिजनेसमैन को देखना चाहिए कि वो अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नंबर अपने जो भी जिनसे बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, जिनसे पेमेंट लेना है, उनको ट्रांजैक्शन होने से पहले बता दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रांजैक्शन कर लिया, वो पेमेंट नहीं कर रहा, तब आप उसको अवगत करा रहे हैं कि मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ, तब आप उसमें एमएसएमई एक्ट में उसके ऊपर केस नहीं कर पाएंगे। आपको ट्रांजैक्शन करने से पहले उसमें आपको दर्शाना है कि मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ और मेरा ये नंबर है। आपको बैंक से भी सुविधा है, बैंक में अगर काफी लोग आजकल बैंक्स के अंदर शिफ्ट करते हैं, अपने लिमिट्स ट्रांसफर करते हैं, तो एमएसएमई के लिए आरबीआई की कोड ऑफ कंडक्ट है जहां ये कहा गया है कि प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी। काफी प्राइवेट बैंक्स ये करते हैं कि जहां आप बैंक अपना लोन अकाउंट ए बैंक से बी बैंक लेके जाते हैं, तब ए बैंक कहता है कि क्योंकि आप जा रहे हैं मेरे यहाँ से तो मैं आप पे प्री पेमेंट पेनल्टी लगा रहा हूँ 1% की या 2% की। तो अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं और उनको सैंक्शन लेटर में आपने बताया हुआ है सैंक्शन से पहले कि यस यू आर अंडर एमएसएमई, तो वो प्री पेमेंट पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगा सकता बैंक। तो ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा आपको दी है सरकार ने। थैंक यू अरविंद जी। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है दीपेन जी। राजेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बस यही कहना चाह रहा था कि इतने सारे अमेंडमेंट बोले हैं दीपेन जी ने, अब इन्हें ध्यान में रखना बड़ा करना पड़ेगा एकदम सारे, और लेकिन सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है, सबकी रेलेवेंस है, और हमें ये ध्यान रखना होगा, कार्य करना है जो भी है उसमें हमसे कोई गलती ना हो, और कोई भी कैश विड्रॉल लोग अपने मुनीमों के, होटलों के कर्मचारियों के जिनके कभी रिटर्न नहीं भरे जा रहे हैं, जिनके पैन नंबर नहीं है, उनके खातों में पैसा मंगा रहे हैं, उनमें बहुत पैसा कट जाएगा। ये गलती करना बंद कर दें, क्योंकि ना तो उन पे पैन नंबर है और ना वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, साल 2 साल में खाता बंद करने की स्कीम में लगती है। लेकिन आलू की गाड़ियां बहुत महंगी हैं, 3.5-4 लाख की एक गाड़ी बैठती है, तुरंत 20 लाख रुपए क्रॉस कर जाएंगे, और उसके बाद फिर इतना बड़ा टीडीएस कट जाएगा जो कि रिकवरेबल नहीं है मेरे ख्याल से। क्यों दीपेन जी, ये वाला टीडीएस तो रिकवरेबल भी नहीं है ना? नहीं राजेश जी, ये टीडीएस रिकवरेबल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बट मेरी परेशानी दूसरी है कि फॉर्म 26 AS में उस एसएससी के ये अमाउंट आ जाएगा कि इतना कैश विड्रॉल किया है। तो जैसे ये इंफॉर्मेशन कैश विड्रॉल की असेसिंग ऑफिसर के पास आ जाएगी, देखिए सरकार की मंशा ये 2% टैक्स प्राप्त करने की नहीं है स्कीम से। सरकार की मंशा इस स्कीम से केवल ये है कि उसके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाए कि कितने लोगों ने कितना अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल किया है। सो वंस दे गेट दिस इंफॉर्मेशन कि आपने अपने कोल्ड स्टोरेज के लिए 2-3 करोड़ का 4 करोड़ का कैश विड्रॉल किया हुआ है, तो सरकार उससे आपसे पूछेगी कि ये कैश विड्रॉल आपने यूज कहाँ किया, तब आप परेशानी में आएंगे। आप परेशानी दूसरी समझिएगा, एक जगह तो आपके यहाँ बैंक की लिमिट्स चल रही होती है, सीसी लिमिट चल रही होती है, दूसरी तरफ आपकी कैश बुक में 50 लाख 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ का कैश बैलेंस चल रहा होता है, और उसके बाद भी आप कैश बैंक से विड्रॉ कर रहे होते हैं। तो एज अ प्रूडेंट बिजनेसमैन, जब आपके पास कैश इन हैंड है एज पर दी कैश बुक, तो फिर आप कैश विड्रॉल क्यों कर रहे हैं? वो केवल इसलिए होता है, आप सब लोग समझते हैं कि वो कैश आपने कहीं और लगा दिया, आपने बुक्स में डेबिट नहीं करी है उसकी एंट्री, और फिर आप कैश विड्रॉल दोबारा कर रहे हैं।
तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी के ऊपर खड़ा हो जाता है। तो सरकार को ये इंफॉर्मेशन, इस 2% टीडीएस से ये इंफॉर्मेशन मिलेगी किसने कितना कैश विड्रॉ किया है। आपने बिल्कुल कैश सही विड्रॉ कर लिया अपना 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए का, और आपका कोल्ड स्टोरेज का रेंट आ रहा है केवल 1 करोड़ 50 लाख रुपए, 1.5 करोड़ रुपए, तो ये डिस्प्रपोर्शन हो जाएगा अमाउंट। क्योंकि अमाउंट डिस्प्रपोर्शन हो जाएगा तो पूरे चांसेस हैं कि आपका केस स्क्रूटनी में आएगा और सरकार इस पे आपसे सवाल जवाब करेगी। बिल्कुल सही बात है। मैं बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन आंसर के सेशन में और आपसे इसमें क्लियरेंस लूंगा। पहले अर्पित जी को सुन लेते हैं, तो मैं अर्पित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वे भी अपने जो है बताएं, क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है आपके भी। राजेश जी, अरविंद जी सभी को धन्यवाद, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन वालों का, जिन्होंने मेरे पे हमेशा भरोसा रखा है और समय समय पे मेरे को मौका देते रहते हैं। जो थोड़ा बहुत है मेरे पास वो आपके साथ साझा कर सकूं। जो गौरव जी ने, दीपेंद्र जी ने बोला, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने। कुल मिला के अगर एक नटशेल में एक छोटी सी बात कहूँ तो सरकार उस तरफ बढ़ रही है कि जो एडजस्टमेंट हुआ करते थे वो अब एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल है, और धीरे धीरे आदत व्यापारी को ये डालनी पड़ेगी कि मेरे को एडजस्टमेंट वाली जो सोच है उससे बाहर निकलूं। तो ये जैसे दीपेंद्र जी ने इतने सारे ट्रांजेक्शन बताए जो कैश को डिमोटिवेट करने के लिए है, वो इसीलिए है। और जैसा गौरव जी ने अभी जो ट्रांजेक्शन डेट्स बताए, उसमें एक चीज शायद ऐसे तो गौरव जी ने बताई होगी, म्यूट होगी, मेरे को ऑडिबल नहीं था उस समय। लेट फीस जो है 24 जून के बाद जो लगेगी वो वापस शुरू से लगेगी। 24 जून तक अगर रिटर्न भर लेते हैं 5 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर वाले तो लेट फीस नहीं लगती। लेकिन अगर 24 जून से आगे रिटर्न भर रहे हैं तो फिर वो वापस शुरू से जो उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी वहां से वापस काउंट होगी। गौरव जी करेक्ट हूँ ना? तो ये एक तो ध्यान रखने का कहीं ये कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि मैंने 24 जून से बाद में अगर 25 जून को भराया तो एक दिन का ही लेट फीस लगेगा। ऐसा नहीं है, वो शुरू से लेट फीस लगेगी उसके अंदर। और दीपेंद्र जी ने कहा कि जैसे ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के अंदर भी ये नोटिफाई जो किया है वो इसीलिए किया है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है, सब लोग क्या करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार प्लांट एंड मशीनरी को मोल्ड कर लेते हैं। हम लोगों से सीए से सर्टिफिकेट भी लेते हैं। अभी रिसेंटली एक कोल्ड स्टोरेज वालों ने सर्टिफिकेट लिया था मेरे से कि मेरा प्लांट एंड मशीनरी इतने के अंदर डाल दीजिए। मैंने कहा देखिए ये सब चीजें छोड़ दीजिए, अब आप जो एक्चुअल आपकी बुक्स है, इनकम टैक्स की रिटर्न है, उससे हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न से मैच करेगा कोई भी जना आगे जाके, तो फिर वो दिक्कत आएगी। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें आपस में इसीलिए क्लब की जा रही है कि जिससे कहीं ना कहीं ऐसे इंटरलिंक होगा। तो जीएसटी है, जैसे फेक इनवॉइसिंग वाला बताया, तो इनकम टैक्स के अंदर वो उसको लिंक किया। अब फेक इनवॉइसिंग को लेकर बहुत सारे इश्यूज आने लगे, जिसके कारण एक प्रॉब्लम और नेगेटिव साइड में जा रही है कि जो जेन्युइन बिजनेसमैन है उसको भी दिक्कत होने लग गई है। हमारे पास भी केस आने लगे हैं कि एक्चुअल में मटेरियल आया भी है, सर्विस ली भी है, लेकिन अब ई-वे बिल भी है, सब कुछ है, लेकिन सामने वाला जिसने सप्लाई किया उसने हाथ खड़े कर दिए। अब उस केस के अंदर जो चीज़ ध्यान में आती है उसको सावधानी रखना। एक दूसरी चीज ध्यान में जो आ रही है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं उसका सेक्शन 16(2) के अंदर जो 4 कंडीशंस हैं, उसमें थर्ड कंडीशन कहती है कि गवर्नमेंट के अंदर उसका टैक्स पे हुआ होना चाहिए। अब गवर्नमेंट में टैक्स पे हुआ होना चाहिए, इसका कोई मेथोडोलॉजी नहीं है जो रिसिपिएंट चेक कर सके। लेकिन आप सबको एक सजेशन दूंगा कि क्योंकि जीएसटीआर अभी सब लोगों ने करना शुरू किया कि 2A में दिख रहा है तो इसका मतलब सामने वाले ने रिटर्न फाइल कर दी होगी, लेकिन 2A के अंदर जीएसटीआर 1 फाइल करने से भी 2A में दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए साथ में एक और काम करें कि 3 भी चेक कर लें। उसका साइड पे ऑप्शन आता है कि जीएसटीआर 3 भी फाइल है या नहीं है। और साथ में अगर और सेफर साइड में होके चलना है तो एक डिक्लेरेशन कम इंडेमनिटी टाइप का एक लेटर हेड पे उससे ले लें कि भैया मैं आपका ये जो ट्रांजेक्शन है उसका मैंने सब चीज टैक्स भरा है। इसके अलावा आज की तारीख में कोई ट्रांजेक्शन नहीं, क्योंकि कई सारे नोटिस आने लग गए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से कि सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया है, इसलिए हम आपसे रिकवरी करेंगे, और वो अभी एब्सकॉन्डेड है या उसको पकड़ में नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सावधानी रखते हुए 3 भी जरूर चेक करने की आदत डाल लें 2A के साथ साथ में। और लास्ट में इतना सा कहूँगा, बाकी सब चीज़ें उन्होंने कवर करी है।
एडवांस रूलिंग का नुकसान पहले ही भुगत चुके हैं कोल्ड स्टोरेज वाले। अभी भी एडवांस रूलिंग जो आ रही है वो मैक्सिमम अगेंस्ट बिजनेसमैन ही आती है। थोड़ा हंसी की बात हो तो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि पराठे के ऊपर 18% GST लगाया है सरकार ने एडवांस रूलिंग के अंदर। तो ये एडवांस रूलिंग वाली अथॉरिटीज जो है वो हमेशा रेवेन्यू के फेवर में ही जाएंगी, क्योंकि दोनों जो बैठते हैं वो CGST और SGST के कमिश्नर बैठते हैं। तो इसलिए एडवांस रूलिंग जाना एक ऑप्शन नहीं है। अगर कोई भी डाउट्स हो तो हमेशा एसोसिएशन लेवल पर डिस्कस करके फिर निर्णय करना चाहिए। बाकी सभी का धन्यवाद इनवाइट किया उसके लिए। कोई भी तरह की दिक्कत हो हमेशा अवेलेबल रहता हूँ मैं, और मेरे पास राजेश जी के रेफरेंस, अरविंद जी के रेफरेंस से आते भी हैं कॉल, कभी MP से भी आता है, कभी UP से भी आते हैं कॉल। वेलकम है, कभी भी कोई कॉल कर सकता है कोई भी तरह की राय लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद अर्पित जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सबने दी है। और अब मैं जो है मीटिंग को जो है ओपन कर दे रहा हूँ एक बार सबके लिए। आप लोग जो है अपने को अनम्यूट करके और उसके बाद आप पूछिए, सवाल पूछिए और फिर अपने को म्यूट कर लीजिए। जी आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? हेलो, हेलो। हाँ गांधी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हैं? आपकी आवाज आ रही है, कोई सवाल हो तो पूछिए। मैं GST में खाली इतना कि ये अभी अर्पित जी भी है यहाँ पर, और GST वाले ये बाद में ये आया था कि ऑल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस ये सभी को फ्री कर दिया था। तो वो जो प्रोसेस वाला पार्ट तो खत्म हो गया ना। फ्रूट एंड वेजिटेबल है तो प्रोसेस की बात ही नहीं रही वो, चाहे क्योंकि दो लॉ एक बार बाद में आया था जो अभी मैं अर्पित जी से पूछूंगा, या वो जो भी GST वाली बात कर रहे थे कोल्ड स्टोरेज की प्रिजर्वेशन चार्जेस पे फ्रूट एंड वेजिटेबल वर्ड ही आ गया सेकंड अमेंडमेंट में। तो अब फ्रूट वेजिटेबल में कुछ बचा नहीं, ऐसा मैं सोचता हूँ। स्पाइसेस में हल्दी के लिए भी पूछना चाहता है, हल्दी है या एनी स्पाइसेस को छोड़ दें, उस पर कोई चार्ज नहीं करें, कोई भी स्पाइसेस हो। और दूसरा ये क्या नाम है, फ्रूट यानी कि ड्राई फ्रूट पर क्या लगेगा क्या GST? ड्राई फ्रूट के प्रिजर्वेशन चार्जेस पे वो फ्रूट में ही आएंगे क्या? एक नट्स शब्द भी उन्होंने यूज किया था कि नट्स भी फ्री हैं, तो नट्स को क्या करेंगे? पीनट है जैसे, या कोई भी वो, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था वो अनआंसर्ड रह गया था। ये इतने क्वेश्चन है GST में कि हम लोग GST चार्ज करें क्या उन लोगों पर जो नट्स रखते हैं या जो ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, या ऑल स्पाइसेस, ऑल फ्रूट्स, ऑल वेजिटेबल्स फ्री हैं? सर नट्स को तो उन्होंने एग्जाम किया हुआ है। सीरियल नंबर 24B आया था। हाँ 24B आया था। हाँ उसके अंदर उन्होंने फ्रूट्स, नट्स, स्पाइसेस, शुगर कैन, रॉ वेजिटेबल फाइबर, ये सब उनको एग्जाम कर दिया था। हाँ जैगरी गुड़ को भी किया था। हाँ मतलब नट्स और स्पाइसेस दोनों को कवर किया था उन्होंने इसमें। हाँ तो मेरा ये कहना है कि स्पाइसेस मींस उसके स्पाइसेस एनी स्पाइसेस हो वो सब फ्री हैं, सारे स्पाइसेस। जी सर स्पाइसेस में उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि प्रोसेस स्पाइसेस है या रॉ स्पाइसेस है, ये डिफाइन नहीं किया। हाँ ये डिफाइन नहीं किया, वही मैं कहना चाहता हूँ। स्पाइसेस मतलब एनी स्पाइसेस, एनी फ्रूट्स, एनी वेजिटेबल, वेदर इट इज प्रोसेस और नॉट प्रोसेस, वो सब फ्री है। मेरा कहना मतलब है ये ठीक है क्या? बिल्कुल सर सही बात है। गांधी जी, और गांधी जी एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि देखिए उस वक्त भी जब बॉम्बे में मीटिंग हुई थी तब भी मैंने आप सबसे आग्रह किया था कि कोई भी प्रैक्टिस है ना, जैसे गौरव जी ने कहा इसमें ठीक है प्रोसेस कहीं वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन कोई भी प्रैक्टिस अगर आप यूनानिमस रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने कुछ लोगों ने कुछ किया, कुछ लोगों ने कुछ किया, तो फिर डिपार्टमेंट अपने फेवर में जाएगा, वो अपने हिसाब से मोल्ड कर लेगा उस चीज को। अभी ऑल इंडिया बेसिस पे एक नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये इतने सभी लोग अपने अपनी तरफ से सोचते हैं और कोई चार्ज कर लेता है, कोई नहीं करता है।
और नहीं करने वाले ज्यादा हैं वैसे लोग। नहीं, मेरा ये कहना है मतलब कि अगर ऑल इंडिया लेवल पे भी नहीं हो रहा है ना, तो अगर स्टेट लेवल पे भी डिस्कस होके फाइनल हो जाता है ना, तो भी सबसे पहले स्टेट लेवल पे इश्यू उठता है। कारण क्या होता है, अगर किसी ने इस प्रोसेस, क्योंकि इनका इंटेंशन जो था वो हम लोगों ने जब वहां जाके मेहनत करी थी तो अपन ने एज इट इज सर्विस टैक्स में जो वर्ड यूज किए अपन ने एज इट इज वही डलवाया इसके अंदर। तो पर्पज यही था कि अब उसके बाद में कुछ बचता नहीं है, लेकिन उनका जो डिस्कशन का मेन मुद्दा था वो यही था कि प्रोसेस हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं तो हम लोग ये सब चीजें डाल रहे हैं इसके अंदर। अगर उनको स्पेसिफिकली तो एक अगर यूनानिमस प्रैक्टिस रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप प्रोसेस भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यूनानिमस रखिए प्रैक्टिस। बेसिकली पहले स्टेट लेवल से जो है, जो भी अपने स्टेट एसोसिएशन में एक मीटिंग करके जो है, जो भी लिस्ट ऑफ वेजिटेबल ये स्पाइसेस एंड नट्स के है, उसको एक लिस्ट बना के उसके ऊपर में किस पे आपको चार्ज करना है, किस पे नहीं करना है, तो एक स्टेट लेवल आप सभी कोल्ड स्टोरेजेस में जो है इसको जो है सर्कुलेट करा दें। और मेरे ख्याल से अगर ये जो भी आप जैसे बाकी दूसरे स्टेट्स में भी सब लोग जैसे आप सपोज का कर रहे हैं या हरियाणा में हो रहा है या राजस्थान में रवि जी भी ज्वाइन किए हुए रवि जी, तो हम लोग जो है इसको एक दूसरे के भी भेज दें, सभी स्टेट्स में अवेलेबल भी रहे कि भाई ये हो रहा है दूसरे स्टेट, तो उससे एक हम लोग को एक दूसरे का भी पता रहे एट दी एसोसिएशन लेवल, माइट नॉट बी एट द मेंबर टू मेंबर लेवल, बट जैसे आप गांधी जी कुछ भी जो लिस्ट आप डिसाइड करिए उसको हमें यूपी में या फिर गुजरात में या फिर आप राजस्थान में साथ में दे दें, तो वील एटलीस्ट बी नोइंग कि एक दूसरे कहाँ पे क्या लग रहा है। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? संजय अग्रवाल? नहीं भाई okay. जी नहीं भाई ओके तुम बोलो। मेरा दीपेन जी के लिए एक क्वेश्चन था। हाँ जी। दीपेन जी, जो आपने कैश की बात करी थी कि 2 लाख से ज्यादा एक जने से हम नहीं रिसीव कर सकते हैं, इज इट फॉर 1 पर्सन और इज इट फॉर अ पर्टिकुलर बिल? सी जो ये सेक्शन है, ये पुराना सेक्शन है, सेक्शन 269 ST, और ये बोलता है कि आप किसी से भी एनी पर्सन उससे एक बिल के अगेंस्ट, एक ओकेजन के अगेंस्ट, एक दिन में, तीनों कंडीशन अलग अलग हैं, उसमें आप उससे 2 लाख से ऊपर कैश नहीं ले सकते। तो उसका मतलब ये होता है कि सपोज आपने एक मेरा रेंट का बिल काटा 2.5 लाख रुपए का, तो वहां पे अगर मैंने आज आपको 50,000 आज दे दिए, 50,000 फिर दे दिए, तो वहां 2 लाख से ऊपर का कैश में रिसीव नहीं कर सकता। बट अगर आपने अलग अलग रेंट के बिल काटे हैं, कोल्ड स्टोरेज प्रिजर्वेशन चार्जेस के बिल काटे हैं, तो जरूर मैं ले सकता हूं। उसका एग्रीगेट भी अगर 2 लाख से ऊपर आएगा अलग अलग बिलों का, तो कोई परेशानी नहीं होगी। बट आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने उसके अलग अलग बिल क्यों काटे। उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अलग अलग बिल केवल आपने इस सेक्शन से बचने के लिए काटे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आदमी ने एक साथ अपना कोड प्रोड्यूस लेकर आया है और एक साथ एक जगह आपका स्टोर्ड है और फिर आप उसके अलग अलग बिल काट रहे हैं, तो ये मुश्किल आ जाएगी। बट अगर वो प्रोड्यूस अपनी कभी कभी अलग अलग समय पे लेके जा रहा है, तो आपने उसको समय के हिसाब से बिल काटा है, तब यस कोई परेशानी नहीं आएगी। So that you have to take into consideration. और मेरा ये मानना है कि कैश को जितना अपनी इकोनॉमी से आप दूर कर देंगे उतना सुविधाजनक रहेंगे। देखिए आप बिजनेसमैन हैं, मेरे पास सारे बिजनेसमैन ही होते हैं, हम लोगों को अपने व्यापार में एडजस्टमेंट्स भी करने होते हैं। आप कहेंगे साहब मैं वो एडजस्टमेंट्स कहाँ से करूं? तो उसके लिए आपको, जैसे अर्पित जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अब वो जमाना एडजस्टमेंट्स वाला खत्म हो गया है। आप तो कोल्ड स्टोरेज चला रहे हैं तो जीएसटी में आप एनरोल्ड नहीं हैं, बट आप और व्यापारियों से पूछिएगा और बिजनेसमैन से पूछिएगा जो जीएसटी में एनरोल्ड हैं, उनका मंथली सेल, मंथली परचेज, सब चीजें जीएसटी ऑफिसर के पास हैं, और जो इंफॉर्मेशन वो इनकम टैक्स ऑफिसर के संग साझा कर रहा है अब, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हर एक के पास पब्लिक डोमेन में है। अब ये मान के चलिए, अर्पित जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि वो एडजस्टमेंट वाले फ्रेजोलॉजी से या मानसिकता से अब आप बाहर आ जाइएगा
वो जमाना खत्म हो गया। अब जो सामने सामने चीज है वैसे काम कीजिएगा। अगर आप कैश में उससे पेमेंट ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, मेरे को उसका कारण बताइएगा, है ना। जब मेरे को है जी, जब मेरे को बिल काट रहा हूं मैं उसका, तो फिर कैश में लेने का मतलब ही नहीं है। उससे कहिए भाई आरटीजीएस कर दे, एनईएफटी कर दीजिएगा। आज चाहे किसान हो चाहे छोटा व्यापारी हो, हर एक के पास स्मार्टफोन है अब, और स्मार्टफोन से वो सारे अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो थोड़ी सी देर में सारा काम हो जाता है बैंक के द्वारा, और बैंक के द्वारा आपको ऑनलाइन सब चीजें पता चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से अब कैश की तरफ हमारा ध्यान देना कम हो जाना चाहिए। राजेश जी ने जैसा बोला कि किसी मुनीम ने कहीं किसी कोल्ड स्टोरेज में फ्रॉड कर लिया, तो आप जितना कैश में आप डील करते हैं उतने इन सब चीजों के अंदर आपकी परेशानियां बढ़ती हैं, आपका कॉस्ट ऑफ जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हैं। और मेरा ये हमेशा मानना है कि यू एज अ मैनेजमेंट इज द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई इन योर एंटरप्राइज। सो अगर मैं अपना दिन का 1 घंटा भी सेव कर लेता हूं अकाउंट्स में ना देखने की वजह से, तो दैट वुड बी अ बिगर सेविंग देन सेविंग स्मॉल अमाउंट ऑन कैश इम्प्लीमेंटेशन। ये मेरा मानना है। यश, थैंक यू। थैंक यू दीपेन जी। इसी में मैं आगे एक चीज और जोड़ दूं अपने सभी सदस्यों के लिए, कि ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है अभी, फार्मर्स प्रोटेक्शन का जो एक्ट आया है, अभी ऑर्डिनेंस आया है भारत सरकार के द्वारा 3 तारीख को, इसमें एकदम क्लियर है कि कोई भी ट्रेड होगा, उस ट्रेड में किसान को जो है, जो भी खरीदार है, वो इमीडिएट पेमेंट करेगा। उसमें एकदम वर्ड्स हैं कि इमीडिएट पेमेंट होने। तो हम लोग को अब आगे चल के ये पेमेंट्स और ये सब चीज के लिए भी ध्यान रखना होगा कि कहीं पे भी एज अ कोल्ड स्टोरेज ओनर, यू आर नॉट अ ट्रेडर, यू आर नॉट अ पार्टी टू ट्रेड, यू आर जस्ट अ कोल्ड स्टोरेज ओनर। तो ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन जहां पे हमको उस ट्रेड का एक पार्टी बनना पड़े और कल को कोई परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि ये ट्रेड में जो नॉर्म्स हैं जिसमें 15 दिन 20 दिन महीना भर में जो है पेमेंट्स आती हैं, या तो आप उसको जो है रेगुलराइज करके इमीडिएट, और उसमें सब्जेक्ट टू 3 days लिखा है, ओनली इफ द बैंक्स आर क्लोज्ड। तो वो सब, उन सब चीज को देखते हुए अपने बिजनेस को जो है हमें अब रेगुलराइज करना होगा। मैं अपने सभी कोल्ड स्टोरेज ओनर्स को ये कहूंगा कि जो है इसके ऊपर मनन करें, अपने जिलों में इसके ऊपर में बैठकें करें, इसको समझें कि कैसे व्यापारी को मोटिवेट करें कि इमीडिएट पेमेंट सिस्टम पे लेके आएं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स हैव गॉन ट्रेमेंडसली अप, जिसमें कॉस्ट ऑफ हैविंग अ डिफॉल्ट इज आल्सो वेरी हाई, और उसमें जो है अल्टीमेटली कोल्ड स्टोरेज ओनर ही सफर करता है। तो जी यहाँ एक छोटी सी आयाम मैं और देना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक, या ज्यादातर अभी हम लोग जीएसटी और इनकम टैक्स में ही फंसे हुए हैं। हमने प्रोविजन ऑफ बेनामी एक्ट के बारे में ज्यादा मनन नहीं किया है शायद इस फोरम पर। अगर आप उसमें देखें तो जो ट्रांजैक्शंस अगर फिक्टिशियस हैं, या सामने वाला ट्रांजैक्शन करने वाला उनको ओन अप नहीं करता, तो उनको भी बेनामी लॉ के हिसाब से बेनामी ट्रांजैक्शन माना गया है। तो आप अगर पेमेंट कैश में कर रहे हैं या व्यापारिक लेन देन अपना कैश में कर रहे हैं, तो उसका कोई भी आपके पास प्रूफ नहीं है कि मैंने उसके संग वो पेमेंट किया है। अगर आप उसके बैंक अकाउंट के द्वारा कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसका आपके पास प्रूफ है। तो अगर आप कैश में कहीं भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आप बेनामी लॉ के हिसाब से भी सोचा कीजिएगा कि कल को सामने वाला आदमी फिक्टिशियस करार ना हो जाए और वो किसी भी ट्रांजैक्शन को डिसोन ना कर दे। अगर उसने डिसोन कर दिया कोई भी ट्रांजैक्शन आपके साथ, तो वो ट्रांजैक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन हो जाएगा, और बेनामी प्रोविजन ऑफ बेनामी एक्ट के अंदर आपके अंदर कार्रवाई भी हो सकती है। मेट्रोस के अंदर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता वगैरह में बेनामी के ऊपर काफी फोकस हो गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। कहीं भी सर्च सर्वे होता है, बेनामी के ऊपर सबसे पहले वो हमला करते हैं असेसी को बेनामी लॉ के अंदर पकड़ने के लिए। बट यहाँ अभी और जगहों पे इसके ऊपर इतना फोकस नहीं है डिपार्टमेंट का, तो प्लीज उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। यही मेरा सबसे गुजारिश होगी।
आपने एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट खोल दिया है, जिसपे मैं चाहूंगा कि आपसे एक दो सवाल और करूं। कोल्ड स्टोरेजेस में प्रैक्टिस रहती है कि आलू जैसे भेजा जाता है, सपोज साउथ की मंडी में भेजा गया, और उसका पेमेंट कभी हरियाणा से आता है, कभी कलकत्ते से पैसा जो है खाते में जमा हो जाता है। उसमें आप क्या मतलब अपनी जो है राय देंगे हमारे कोल्ड स्टोरेज ओनर्स को? सर, मैं पहले भी आपके एसोसिएशन के फोरम पे बोल चुका हूं कि दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन। आप क्या होता क्या है, आप व्यापारी के द्वारा, आप किसान के कहने पे व्यापारी के द्वारा अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचते हैं। व्यापारी उसको किसी भी मंडी में, नागपुर की मंडी हुई या बेंगलोर की मंडी हुई या बॉम्बे की मंडी हुई, वहां जाके उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेच देता है। अब व्यापारी उस जहां पे प्रोड्यूस बेची है उस आदमी से वो ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहता और शो नहीं करना चाहते ये दोनों लोग ट्रांजैक्शन को। तो वो उसको पेमेंट अपना आलू का नहीं अदरक का लेना है, उसे तमिलनाडु से अदरक का लेना है, अदरक वाले को लहसुन का पेमेंट लेना है या प्याज का पेमेंट लेना है या संतरे का पेमेंट लेना है, उसको किसी लोहे वाले का पेमेंट करना है। तो वो चेन होती होती पता चलता है कि मेरे को आज 5 लाख का पेमेंट करना है। वो चेन होती होती आलू से अदरक, अदरक से लहसुन, लहसुन से प्याज, प्याज से लोहा, और लोहे से मंडी गोबिंदगढ़ जहाँ उसने सप्लाई किया है पंजाब में, वहां से पहुंचती है कि सही 5 लाख का पेमेंट अरविंद कोल्ड स्टोरेज को कर दीजिएगा। उन्होंने 5 लाख का पेमेंट अरविंद कोल्ड स्टोरेज को कर दिया, ऊपर ऊपर किसी ने भी अपनी बुक्स में नहीं दिखाया। बट चूंकि वो अरविंद कोल्ड स्टोरेज में पेमेंट आके क्रेडिट हो रहा है, तो आपसे इनकम टैक्स ऑफिसर, बेनामी लॉ ऑफिसर ये पूछेगा इस ट्रांजैक्शन को आप अपडेट कीजिएगा, ये बताइएगा कहाँ से आया है। और आप उस टाइम असमर्थ होंगे तो डेफिनेटली मैं बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर आपके यहाँ आपके अगेंस्ट उसकी कार्रवाई करूंगा, जिसमें 100% पेनल्टी आपके ऊपर है, प्लस मतलब 125% पेनल्टी है। अगर आपने 10 लाख का ट्रांजैक्शन किया है तो 10 लाख तो पेनल्टी है ही है, 25% पेनल्टी और है, और सामान मेरा कन्फिस्केट हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग, जहां आपने उस व्यापारी ने जिससे पर्चा बनाया है, जिसको माल बेचने का पर्चा बनाया है, मेक श्योर कि केवल उससे पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, प्लस ये डिक्लेरेशन आपने व्यापारी से ली हुई है कि या तो वो पेमेंट मेरे को सीधा करेगा या किसी के जहां उसने माल बेचा है वो मेरे को पेमेंट करेगा, केवल इसलिए कि मैं अपना पेमेंट सिक्योर कर रहा हूं। जो किसान से मेरे को प्रिजर्वेशन चार्जेस वसूलने हैं, प्लस जो एडवांस मैंने किसान को दिया हुआ है वो मेरे को रिकवर करना है, उसके लिए मैं ये काम कर रहा हूं। बिकॉज आगरा में काफी केसेस हुए जहां सर्वेज हुए इनकम टैक्स के, जहां उन्होंने बोला कि सभी कोल्ड स्टोरेज वाले ट्रेडिंग कर रहे हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटी की। तो हमने कहा साहब ट्रेडिंग नहीं है। तो उन्होंने कहा देखिए साहब, ये आपके पास पर्चे भी आ रहे हैं सेल परचेज के जहां आपका कोल्ड स्टोरेज का नाम दिया हुआ है। तो फिर हमने ये प्रूफ किया कि साहब नाम दिया हुआ है एज केयर ऑफ, यहाँ पे नाम पहले किसान का है, केयर ऑफ अरविंद कोल्ड स्टोरेज है, और ये पैसा मेरे पास किसान से आ रहा है, ये केवल मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा दिया है। तो उस केस में हम आगरा ट्राइब्यूनल के डिसीजंस कोर्ट किए, जहां फिर हमने पूरी मोडस ऑपरेंडी उनको समझाई गई, और आपका कोल्ड स्टोरेज का जो एक्ट है वो दिखाया कि जहां ये दिखाया कि कोल्ड स्टोरेज ओनर अपने अकाउंट पे ट्रेडिंग नहीं कर सकता, तब सब चीजें प्रूव करने के बाद हम जाके बचे। बट इसमें सबसे बड़ी चीज वो ये लेते हैं कि साहब ये आपने ट्रेडिंग खुद करी है, इसका प्रॉफिट मैं आपके बुक्स में ऐड कर रहा हूं, ये मेरा मानना है। सही बात है। ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पर। आइए मुकेश जी, नमस्कार, बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी एपीएमसी एक्ट में कुछ चेंजेस आए हैं जिसमें कि एक एपीएमसी का लाइसेंस पैन इंडिया वैलिड है। तो अगर कोल्ड स्टोरेज ओनर किसान से अपने अकाउंट में कमीशन एजेंट की तरह माल आगे बेचता है तो ट्रांजैक्शन कैसे होगी वो? और एपीएमसी क्योंकि अब इन्होंने फीस भी कम कर दी है और लीगल भी हो गया है, और ऑफ मंडी पे अब वो फीस भी नहीं है। मुकेश जी, आपने बात अच्छी रेस करी है। एपीएमसी खत्म हो गई है, मैं सीधे किसान से ट्रांजैक्शन कर सकता हूं, आप कमीशन एजेंट बन के काम करना चाहते हैं, ये सब चीजें एप्लीकेबल हैं।
बट आप इन सब चीजों को फिर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू रूट कीजिएगा। प्रॉब्लम क्या है कि अभी आप अपने कोल्ड स्टोरेज में इनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू रूट नहीं कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर या जरा सी भी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं है। अगर आप इन सब ट्रांजैक्शंस की अपने पास डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे, इनको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू रूट करेंगे, इसकी प्रॉपर इनकम दिखाएंगे, कमीशन एजेंसी की इनकम या पोटैटो ट्रेडिंग की इनकम, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होएगी। ये मेरा मानना है। मेरा अरविंद जी से ये कहना है कि पिछले साल और इस साल में जो लीगल लॉज हैं उसमें बहुत चेंजेस हैं पोटैटो ट्रेडिंग को लेके। तो हमारे को रिवाइज ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर कैसे रखना चाहिए वो एक पैन इंडिया बेसिस पे बनवा लीजिए दीपेंद्र जी से, कि करंट लॉज में हम इसको कैसे कर सकते हैं ताकि कोल्ड स्टोरेज वालों के ऊपर कोई लीगल बर्डन नहीं आए किसी भी तरीके का। राजेश जी आप देखो आपकी क्या एडवाइस है? लॉज काफी बदल गए हैं पिछले 3 महीने में। नहीं, ये इसीलिए आज की मीटिंग बुलाने का पर्पस ही ये है कि जो है हम लोग इसको पूरे अच्छे से डिस्कस कर सकें और इसके ऊपर में सबको जो है इन्फॉर्म कर सकें। राजेश जी, राजेश गोयल जी शायद स्क्रीन पे नहीं है इस टाइम। अर्पित जी को कहीं जाना है और मैं आप अर्पित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कि अर्पित जी इतना समय दिए और हम लोग को जो है इतने अच्छे गाइडेंस दिए हैं। थैंक यू अर्पित जी। और धन्यवाद। हाँ सर, हाँ सर। हेलो राजेश जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ राजेश जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ बताइए सर। हेलो ओके, जी का आपसे कुछ क्वेश्चन जी। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, और नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। राजेश जी, मुकेश अग्रवाल जी आपसे कोई सवाल कर रहे हैं। उनका एक सजेशन है कि एपीएमसी एक्ट में और काफी चेंजेस आए हैं जहां आज कोल्ड स्टोरेज ओनर डायरेक्ट प्रोड्यूस बेच सकता है। तो मुकेश जी का ये सोचना है कि इसके ऊपर क्या नए लॉज हैं या कैसे चेंजेस करने हैं। मुकेश जी अपना क्वेश्चन राजेश जी से कर लीजिएगा प्लीज। पहले क्या था मुकेश जी, एपीएमसी में एक तो सेंट्रल लॉ बनाई है और उस पर स्टेट ने अपने अपने अध्यादेश जारी करे हैं। अभी ये जरूरी नहीं है कि जो चीजें एमपी में हो वो दिल्ली में हो, वही उत्तर प्रदेश में हो। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि जहां जहां अपने स्टेट्स के एपीएमसी एक्ट अभी सब चालू, कोई खत्म नहीं हुआ है। तो अभी एपीएमसी एक्ट में क्या क्या फाइनल चेंजेस आएंगे ये अभी देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मंडी वालों को भी और उद्यान विभाग वालों को पूरी जानकारी नहीं है। अभी हमने बात की थी, जैसे जैसे चीजें जैसे कहेंगे लागू होती जा रही हैं वो करते जा रहे हैं, जैसे जैसे चीजें समझ में आ रही हैं वो हो रहा है। पहले हमें उपमंडी स्थल घोषित कराने के लिए बहुत दबाव डाला जा रहा था, अब वो उपमंडी स्थल बनाने की कोई स्थिति नहीं बन रही है क्योंकि मंडी में टैक्स है और नॉन मंडी में टैक्स नहीं है। मुकेश जी, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। क्या चीज? मुकेश जी, क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली आलू जो जा रहा है वो व्यापारी के हाथ में जा रहा है और एपीएमसी एक्ट जो अभी ये फार्मर प्रोड्यूस प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो आया है इसमें एक मेजर क्लॉज लगाया गया है कि आपको इमीडिएट पेमेंट करना है किसान को। अगर कोल्ड स्टोरेज ओनर बीच में कहीं पे भी एज अ पार्टी टू द ट्रेड आएगा तो किसान इमीडिएटली जो भी एक्शन जो एसडीएम के पास में शिकायत या कुछ भी जाएगी वो तुरंत कोल्ड स्टोरेज ओनर के अगेंस्ट में जाएगी फॉर पेमेंट्स। क्योंकि देखिए पेमेंट आ रहा है 15 दिन 20 दिन महीने भर बाद और इतना लंबा पेमेंट का जो है आज की तारीख में गाड़ी बन रही है 6 लाख 7 लाख रुपए की गाड़ी बनती है।
अगर कोल्ड स्टोरेज ओनर बीच में आएगा तो उसको पेमेंट करना पड़ जाएगा इमीडिएटली, किसान छोड़ेगा नहीं। व्यापारी और किसान के बीच में अगर ये ट्रेड होता है तब ये जो है कोई दिक्कत नहीं है, वो व्यापारी और किसान के बीच में वो जाने। बट कोल्ड स्टोरेज ओनर अगर बीच में पड़ेगा तो कोल्ड स्टोरेज ओनर को तुरंत पेमेंट करना पड़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ये इस समय एक डिफिकल्टी है। बोलिए अरविंद जी, इमीडिएट पेमेंट का जो क्लॉज है ना, वो उस केस में है जब किसान डीएम के पास शिकायत लेके जा रहा है। अदरवाइज जो है क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है किसान के और किसी भी व्यापारी के बीच में, अगर व्यापारी ने उस तरीके से पेमेंट नहीं करी है और किसान डीएम के पास चला जाता है तो इमीडिएट पेमेंट है। उसमें फिर ये नहीं है कि आप केस फाइल करो, ये करो, वो करो, उसमें इमीडिएट पेमेंट है। इमीडिएट पेमेंट का क्लॉज है, लेकिन इन द केस ऑफ ए डिस्प्यूट है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एपीएमसी का नोटिफिकेशन पड़ा है, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा बैरियर था इनकम टैक्स की ट्रांजैक्शन को लीगलाइज करने का, वो खत्म हो गया है। उनको और अपने दीपेंद्र मोहन जी को बिठा के एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर करवा लीजिए, ताकि कोल्ड स्टोर इंडस्ट्री की जो कैश की प्रॉब्लम है ना, ये रिजॉल्व भी हो जाएगी आपकी फॉरएवर। दीपेंद्र जी, आपके साथ में जो है एक इस पे एक वर्चुअल मीटिंग अपने कर लेते हैं, इसमें मुकेश जी, राजेश जी, हम सब मिलके बैठ जाते हैं डेफिनेटली, और इसको जो है लेट अस फॉर्मुलेट मैकेनिज्म। यस अरविंद, जो है मुकेश जी का अच्छा सजेशन है। एक हम तीनों चारों जने मिलके और जो भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहें एक वर्चुअल मीटिंग कर लेंगे जूम पे दोबारा से, या व्हाट्सएप पे, जैसा भी चाहेंगे, या गूगल मीट पे, और एक फॉर्मुलेट करके जिससे कि फिर राजेश जी आप लोग उसको अपने एसोसिएशन में अपने मेंबर्स के नॉलेज के लिए एटलीस्ट फॉरवर्ड कर दें। करेक्ट, बहुत अच्छा सजेशन। ठीक है साहब, तो आज की मीटिंग को सभी को धन्यवाद देते हुए मेरे ख्याल से समाप्त करते हैं। और तो कोई सवाल है नहीं, और मेरे ख्याल से अर्पित जी, दीपेंद्र जी, गौरव जी और भी जो हमारे सब लोग संग रहे, सबका धन्यवाद है। और हम इस हफ्ते में कोशिश कर रहे हैं कि विल पर और राइट टू इंफॉर्मेशन पे 2 बड़े इंपॉर्टेंट वेबिनार्स और करने जा रहे हैं। जैसे जैसे हमें समय मिलेगा पैनलिस्ट का, हम उनके विचार आपके सम्मुख रखेंगे, जो जरूरी है अपने व्यापार के साथ, जिनकी आपको जानकारी समय समय पे होती रहे। और फेडरेशन और यूपी एसोसिएशन का यही अपना कार्य रहा है कि लोगों को, अपने मेंबरों को, अपने सपोर्ट वालों को लेटेस्ट जानकारी और जो भी उनके हित में, व्यापार के हित में, उद्योग के हित में है, उसको हम बराबर आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और हम मीटिंग समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।